हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है डिकोड आईएएस। देखिए दोस्तों, आज की जो लेक्चर है, इस लेक्चर में जैसे हम लोगों ने कल एक वीडियो अपलोड किया था विद रिस्पेक्ट टू द एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन इवोल्यूशन से शुरू किया था और हम लोग कंटिन्यू किए थे टिल द स्टोन एज। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है दोस्तों, ये लेक्चर होने वाला है इंडियन पॉलिटी के ऊपर या अदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब हम लोग क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे इन अ वीक और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर चलेंगे विच इज द पॉलिटिकल साइंस, तो इससे क्या होगा कि आज हम लोग की सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग एक दूसरा सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे एंड दैट टू फ्रॉम द बिगिनिंग। तो शुरू करेंगे आज कि आज हमारा जो टॉपिक के जो सब हेड्स है वो क्या क्या होने वाले हैं। उसके बाद जैसे हम लोग ये सब हेड्स डिस्कस कर लेंगे, हम लोग सीधा चलेंगे हमारे स्क्रीन पे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक के नाम। सबसे पहली बात यह कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या अंतर होता है। एकदम सरल भाषा में समझेंगे ताकि एक ही बार में हमारे मस्तिष्क में घुस जाए, हमारे जहन में बस जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दूसरी बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है। ठीक है, अब ये भी बात करेंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आता है क्या, अगर आता है तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ऐसा कोई देश हो सकता है क्या जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो। समझ पा रहे हैं आप? तो थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इसको बताया जाएगा ताकि आप लोगों का इनसाइट्स खुले। तो there could be a country which may have their own constitution but they do not follow the principles of a constitutionalism, right? उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्योंकि इंडिया का जो constitution है that follows the principles of constitutionalism, so we will discuss the features that are there in the Indian constitution जो कि प्रमोट करता है constitutionalism को। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ सेलियन फीचर्स की। अब ये सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम ऐसे नहीं डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या यहाँ पे फेडरेशन है या यहाँ पे यूनिटरी बायस है या यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इस तरीके के डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फिर आप लोगों को लिंक करना नहीं आएगा। तो व्हाट वी विल डू, वी विल categorize those features, salient features in such a manner कि आप लोग एक फीचर के साथ दूसरे को लिंक कर सको, क्योंकि the moment you will be able to link them तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि whether the constitution of ours, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, whether Indian constitution is a transformative constitution or not, और अगर ट्रांसफॉर्मेटिव है तो हम लोग कहां से कहां ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और ये ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत क्या आ पड़ी, और इसको समझने के लिए किस तरीके से वर्ल्ड कंटेम्पोररी नॉलेज या थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है। उसको लिंक करेंगे, 2 अलग अलग सब्जेक्ट को लिंक करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बेसिक फीचर्स क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और इस बेसिक स्ट्रक्चर को किस तरह से जुडिशियरी ने डिफाइन किया है। ठीक है, और इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर जो है, किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंश्योर करता है। ठीक है, और आखिर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रियम्बल क्या होती है और ये प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है, जुडिशियरी का क्या टेक रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रियम्बल, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग विवाद या डिबेट्स हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे और अंत में बात करेंगे कि ये हमारे लिए क्या पर्पस सर्व करता है, व्हाट इज द यूटिलिटी दैट वी कैन गेट आउट ऑफ प्रियम्बल। सो ये कुछ नक्शल में मैंने आपको टॉपिक्स बताए जिसके बारे में हम लोग विस्तार में डिस्कस करेंगे हमारे स्क्रीन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने डिकोड में दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जो दूसरी क्लास है, कल हम लोगों ने क्लास करी थी जिसमें हम लोगों ने सिर्फ कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज की जो क्लास है वो हमारी हालांकि दूसरी क्लास है, लेकिन ये हमारी एक्चुअली में सेकंड क्लास है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आज पहली क्लास है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फर्स्ट क्लास है। तो आप लोग जितने सारे लोग हैं जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन उनके सिलेबस में हैं, चाहे वो पीसीएस दे रहा हो, आईएएस दे रहा हो या अंडर ग्रेजुएट हो, सबके लिए ये जो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब हम लोग डायरेक्टली सवाल पे आ जाते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इतनी बातें होती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन आखिर में है क्या? मेरे जहन में 2, 3 या 4 शब्द आते हैं या 4 लाइनें आती हैं जो कि डिफाइन कर सकती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सबसे पहले आपको एक सरल एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बिल्डर है और उसने एक प्लॉट खरीदा, मान लीजिए ये वो प्लॉट है, इसने इस प्लॉट को खरीदा।
इसने इस प्लॉट को खरीदा और खरीदने के बाद यहाँ पे प्लानिंग की कि यहाँ से ऐसे सड़कें जाएंगी, फिर ऐसे राइट एंगल में वैसे सड़कें मुड़ेंगी, फिर यहाँ से ऐसे फिर लाइनें जाएंगी, यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा पार्क होगा, यहाँ पे स्कूल और बिल्डिंग्स वगैरह होंगे, यहाँ पे रेसिडेंशियल, ये वाला पूरा रेसिडेंशियल होगा, ये कमर्शियल होगा, यहाँ पे पार्क होगा, ये पूरा ग्रीनरी से भर दिया जाएगा, यहाँ पे सो ऑन एंड सो फोर्थ होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर इस बिल्डर ने बनाया बिफोर क्रिएटिंग दी बिल्डिंग एंड दी स्टफ्स विच आर, जो इसके अंदर बनेंगी, उसके बारे में ये बात नहीं कर रहा है। ये सिर्फ कहां क्या बनेंगी, कहां क्या होना चाहिए, कौन क्या करेगा, इतने तक की बात कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बताता है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग रिलेट करें तो इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इन अदर वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन एक अम्ब्रेला की तरह है, या ज्यूरिस्प्रूडेंस की भाषा में इसको हम लोग ग्रंड नॉर्म कह सकते हैं, GRUND, ग्रंड नॉर्म, NORM, ग्रंड नॉर्म। मतलब कि एक सुप्रीम लॉ है, एक सुप्रीम नॉर्म है, एक सुप्रीम नॉर्म है जिसके अंदर सारे अदर लॉज, ऑल दी अदर लॉज हैव टू बी इन कंप्लायंस विथ, ठीक है। तो ये एकदम सुप्रीम लॉ जो है वो करता क्या है, ये एक फ्रेमवर्क देता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा। उसके अलावा ये किस चीज की फ्रेमवर्क देता है, ये फ्रेमवर्क देने के साथ साथ ये गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स भी बताता है कि while governing the entire nation, these are the principles that a state has to follow. इसका साथ साथ बिकॉज ऑफ दिस ग्रैंड नॉर्म, बिकॉज ऑफ द सुप्रीम नॉर्म, इसकी जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर की वजह से दिस बिकम्स अ डॉक्यूमेंट विच हैव अ लीगल सैंक्टिटी। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई भी लॉ पास होता है पार्लियामेंट से, तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी होनी चाहिए उसके पास। यानी कि जो भी लॉ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है, उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ग्रैंड नॉर्म में जो प्रिंसिपल्स दी गई हैं, या जो ये प्रिंसिपल्स है, या जो फ्रेमवर्क में जो दिया गया है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो वो पर्टिकुलर पार्लियामेंट से पास किया गया लॉ, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी नहीं मिलेगी। इन अदर वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी ना मिलने की वजह से उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स, वैसे लॉज को, जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, उन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, दे विल बी वॉइड। क्लियर हो गया? अच्छा, तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक अम्ब्रेला की तरह है, एक ग्रैंड नॉर्म की तरह है, एक सुप्रीम नॉर्म है विच गवर्न्स ऑल द अदर लॉज, और ये एक लीगल सैंक्टिटी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर एक फ्रेमवर्क देते हैं और ये गवर्नेंस के कुछ प्रिंसिपल्स को देते हैं। और इसको समझने के लिए हमने ये बिल्डर वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज भी करता है, हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग इस फ्रेमवर्क में चेक करते हैं कि अगर हमारा कोई भी लॉ पास किया गया, कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को पास नहीं करता है, तो वैसे लॉज को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देते हैं। हैविंग सेड दैट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मतलब कि अगर हम थोड़ा सा इसको समझें, कलर चेंज करता हूं मैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग चीज है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या करता है फिर? ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ refers to the rules that regulates and governs
the structure, comma, functions and their interrelationship. Their interrelationship. किसका ये देयर कौन है? देयर है गवर्नमेंट ऑर्गन्स. गवर्नमेंट ऑर्गन्स. ठीक है. अब बात यह आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क देता है, लेकिन उसके अंदर के जो लॉज हैं वो लॉ रिकमेंड करते हैं, वो लॉ रेगुलेट करते हैं, रूल्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं, गवर्न करते हैं. क्या? द स्ट्रक्चर, द फंक्शन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप. ये देयर में गवर्नमेंट ऑर्गन्स आता है. इन अदर वर्ड्स यहां पे एग्जीक्यूटिव आ रहा है, लेजिस्लेचर आ रहा है और जुडिशियरी आ रहा है. ठीक है. अब क्योंकि यहां पे आप लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी कि दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, रेगुलेट एंड गवर्न्स. ये दो शब्द क्लियरली इंडिकेट करते हैं एक लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. और अगर ये गवर्नमेंट के पास ये पावर, गवर्नमेंट की जो पावर है, अगर हम इसको किसी भी तरीके से लिमिटेशन में नहीं रखेंगे, अगर गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर होगा, अगर गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर होगा तो वो गवर्नमेंट जो है, उस गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, उस गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी. और ये नहीं रहेगी जो मैं कह रहा हूं, ये बेसिकली एक ट्रेंड है. जैसे कहते हैं, एक पुराना कोटेशन है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. तो उस सेंस में हमें गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको रेस्ट्रिक्शन में रखना अनिवार्य है. इन अदर वर्ड्स, इसी रेस्ट्रिक्शन को या ये जो लिमिटेड गवर्नमेंट है, इसको एक सिंपल शब्द में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ठीक है. इट बेसिकली डिनोट्स अ लिमिटेड गवर्नमेंट. In other words, it promotes non-arbitrariness in governance. ये दो चीजें जो हैं ये काफी क्लियर हैं. ठीक है. अच्छा, अब क्या ऐसा हो सकता है कि there is a country जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है? यानी कि उनके पास ये बुक है या ये फ्रेमवर्क है लेकिन ये आइडियोलॉजी नहीं है. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि देयर कुड बी अ सिचुएशन, देयर कुड बी अ कंट्री जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगी लेकिन उसके अंदर ये लिमिटेड गवर्नमेंट वाला जो आइडियोलॉजी है वो अप्लाई नहीं होता होगा. ठीक है. सो अगर आपसे पूछा जाता है कि नॉन आर्बिट्रेरीनेस या टोटलिटेरियन स्टेट, इन चीजों को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, देन दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग. जो जरूरी है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का होना. ठीक है. और इसीलिए यहां से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द नीड फॉर हैविंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? इसके दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पहली, इट क्रिएट्स अ चेक एंड बैलेंस. इट क्रिएट्स अ चेक एंड बैलेंस. इट क्रिएट्स अ चेक एंड बैलेंस ओवर, किसके ऊपर? ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. ठीक है. और जो दूसरी चीज है वो क्या है? इट रिकॉग्नाइजेज द नीड फॉर अ गवर्नमेंट which is responsible. ठीक है. अब ये रिस्पॉन्सिबलनेस या रिस्पॉन्सिबल या ये चीज कैसे आएगी? ये तभी आएगी जब हम लोग गवर्नमेंट की लिमिटेशन को रिकॉग्नाइज करेंगे. ठीक है. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. भारतीय संविधान में कौन से प्रोविजंस हैं? भारतीय संविधान में वो कौन से प्रोविजंस है? प्रोविजंस इन द Indian Constitution that ensures constitutionalism.
कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में दैट एंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? ठीक है, तो इसका जवाब में क्या होगा? सबसे पहली चीज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना, ठीक है। दूसरी चीज फेडरेशन का होना, फेडरेशन का होना। नेक्स्ट डेमोक्रेसी का होना, डेमोक्रेसी का होना। नेक्स्ट सेक्युलरिज्म का होना, ठीक है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का होना, क्योंकि यही अल्टीमेटली वो बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करेगी, ठीक है। अच्छा, और इसीलिए इसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, वरना ये सरकार के पक्ष में ही हमेशा राय देगी, ठीक है। नेक्स्ट जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियरी का ओवरव्यू। रिव्यू मतलब कि जो भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शंस होंगे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में चेक करना, ये कहीं ये इंडिविजुअल लिबर्टी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये इंडिविजुअल लिबर्टी बोलो तो क्या, फंडामेंटल राइट्स। तो इसका मतलब एक और पॉइंट निकल के आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का होना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रूव करता है हमारा एंटायर फंडामेंटल राइट का चैप्टर, ठीक है। अब इस फंडामेंटल डेमोक्रेसी यहां पे आ जाइए, फंडामेंटल राइट अगर है तो यहां पे इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी से आप यहां पे आ जाइए। डेमोक्रेसी में हमने एक और चीज इंक्लूड किया है, फेयर इलेक्शंस। तो ये जो फेयर इलेक्शन का प्रोसीजर है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को दर्शाता है। और ये जो फेडरेशन है ये कौन से प्रिंसिपल को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है सेपरेशन ऑफ पावर, ताकि किसी भी हालत में पावर्स जो हैं वो एब्सोल्यूटली किसी एक हाथ में ना रहें, किसी एक हाथ में ना रहें, ठीक है। अब ये जो एंटायर चीज है इसके अंदर जो चीज छुपी हुई है विच इज बेसिकली आर्टिकल 14 के अंदर है, जिसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो टेक्निकली रूल ऑफ लॉ भी इंश्योर करती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, जो कि 14 के अंदर है, और 14 फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है। और जिस फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए जुडिशियरी अपना जी तोड़ लगा देती है बाय रिव्यू टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड लेजिस्लेटिव एक्शन एज वेल, ठीक है। अब ये जो रूल ऑफ लॉ है इसके अंदर क्या आता है, इसी को यहां से खींच लेते हैं। रूल ऑफ लॉ के अंदर 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, किसका? ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी चीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और तीसरी चीज इंडिविजुअल लिबर्टीज। बेसिकली हम लोग यहां पे फंडामेंटल राइट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, और इनको इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भले ही है, लेकिन किसी भी तरीके से इसके राइट्स को, इंडिविजुअल राइट्स को सरकार आर्बिट्ररीली अगर इंटरफेयर करती है तो उसको रोकना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरीके से दिया गया है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये होता है, वो होता है। हम लोग एकदम अलग टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे जिसको आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहला चीज मैं लूंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरी चीज मैं लूंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा मैं लूंगा, इट प्रोवाइड्स अ सोशल चार्टर। फोर्थ में लूंगा, इट प्रोवाइड्स द पावर मैपिंग। और आखिरी में लूंगा, इट प्रोवाइड्स द नेचर ऑफ द स्टेट। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? दैट वी हैव बोरोड, हम लोगों ने वी हैव बोरोड मैनी प्रिंसिपल्स from different countries, और इसको प्लेजरिज्म में नहीं लाएंगे क्योंकि ये सारे यूनिवर्सल रूल्स है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब हम लोग जहां एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थे ड्यूरिंग 1947 या टिल 1947,
उस कंडीशन से हमें इंप्रूव करना है, ट्रांसफॉर्म होना है टू अ बेटर सोसाइटी, जिसमें हमारा ये टारगेट होता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कास्टिज्म था, यहाँ पे इनइक्वालिटी थी, तो हमें यहां से आगे बढ़ के यहाँ पे इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टीज को इंश्योर करना है। ठीक है। सोशल चार्टर में हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सरकार की क्या कर्तव्य है, हमारा क्या कर्तव्य है, और हमारे अधिकार क्या क्या हैं, और इसके अंदर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं जो कि सरकार ओवरऑल बेनिफिट के लिए यूज करती है। तो इन तीनों का रिलेशनशिप बताता है सोशल चार्टर। ठीक है। पावर मैपिंग का मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ पावर किस तरीके से सरकारों के पास है या किस तरीके से सरकार को दी गई है। जैसे मान लीजिए सेंट्रल के पास कुछ पावर्स है, स्टेट के पास कुछ पावर्स हैं, तो ये पावर मैपिंग किसके पास कितना पावर है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है। और आखिर में जो नेचर बताती है स्टेट का, हमारा नेचर क्या है, हमारा फंडामेंटल नेचर जो है वो प्रियम्बल में दिख जाता है। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर को बता देता है। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा कि प्रियम्बल और फीचर्स ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये प्रियम्बल के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे कॉलोनियल, ये जो प्रिंसिपल्स प्रियम्बल में हैं ये प्रिंसिपल्स हमने हमारे कॉलोनियल टाइम्स से सीखा है। कॉलोनियल टाइम्स एक्सपीरियंसेस को हमने सीखा है, और सीखने के बाद हमें समझ में आया है कि इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इंटीग्रिटी कितनी जरूरी है फॉर द नेशन बिल्डिंग। ठीक है। इसको हमने प्रियम्बल में डाला है एज आवर ऑब्जेक्टिव। एक नेशन का, एक कंट्री की ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर दिस, और इसका एक्सप्रेशन आपको फीचर्स में दिख जाता है। इसका एक्सप्रेशन आपको फीचर्स में दिख जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दो चीजें। सबसे पहली चीज डिस्कस करेंगे कि ये प्रियम्बल क्या होता है इन डिटेल्स, और इंटर लिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट सेलियंट फीचर्स, और इन सेलियंट फीचर्स को भी डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा उस समय। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।